टॉप 1000 क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री का ये पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस कर रहे हैं और ये लास्ट पार्ट है मोल कॉन्सेप्ट का, ठीक है ना। इसमें टोटल मैं 43 क्वेश्चंस कराऊंगा मोल कॉन्सेप्ट में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इतना ही सफिशियंट है अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो, ठीक है ना। अभी से मैं बोल रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चंस है यार, तुम जहां से भी पढ़ रहे होगे, जिस भी टीचर से पढ़ रहे होगे वहां से पढ़ो, ठीक है ना। उनके क्वेश्चंस दिए हुए लगा लो अच्छे से। लेकिन ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ यार, ये मतलब पूरे चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चंस मैं करवा दिया हूँ जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक ना। तो बस इसको इतना जितना दिया हूँ, अगर इसको अच्छे से तैयार कर लिए तो मैं बता दिया हूँ कि मेरी गारंटी है मिनिमम 120 तो स्कोर ही कर लोगे, ठीक ना। तो यार चलो शुरू करते हैं, जिसमें पहले वाले पार्ट में 24 क्वेश्चंस करा दिया हूँ और इस वाले पार्ट में टोटल 19 क्वेश्चंस और बचे हैं, वही करना है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। यार देखो, पहला क्वेश्चन है 25 नंबर का। लिखा है कि इक्वल मासेज ऑफ H2O2 एंड मीथेन हैव बीन टेकन इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड इन आइडेंटिकल कंडीशन। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैसेज H2O2 मीथेन वुड बी। अब देखो क्या बोला है यहाँ पे, इक्वल मासेज है। हमको क्या क्या दिया है, पहले हम लोग ये नोट करेंगे। तो हमको मास दिया है, सबका मास सेम है, तो मतलब ये दे दिया है। ओके, नेक्स्ट चीज देखते हैं। हैव बीन टेकन इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V, और वॉल्यूम V है, देखो वॉल्यूम V क्या हो गया, ये दिया है, मतलब वेट सबका सेम है, वॉल्यूम भी सबका सेम है। ओके, टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर था, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड आइडेंटिकल कंडीशन पे है। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेज, अब क्या बोल रहा है कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेज H2O2 मीथेन वुड बी, क्या होगा। तो इसको सेम वाले वॉल्यूम के कंटेनर में रखा हुआ है, तो बोल रहा है कि लेकिन ये जो वॉल्यूम ऑफ गैसेज है, ये रेशियो बताना है, पूछा है सबका, ठीक है ना। ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर नहीं है, ये जो भी है किसका वॉल्यूम ऑफ गैसेज है, तो ये हमको यही निकालना है क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये हमको क्वेश्चन में निकालना है वॉल्यूम ऑफ गैसेज। अब देखो, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे बताओ, ये दोनों एक साथ यूज करोगे मोल का, ये सब मोल का पूरा ही फार्मूला, ये सब जो लिखा हुआ है सब मोल का फार्मूला है कि मोल इक्वल टू क्या होता है। तो देखो, हमको वेट दिया हुआ है, सबका वेट क्या है, इक्वल है। मोलर मास हमको सबका पता है, हाइड्रोजन का है और ऑक्सीजन है, मीथेन है, पता ही होता है। और वॉल्यूम ऑफ गैस पूछा है, ये तो कांस्टेंट है, तो हम ये दोनों फार्मूला यूज कर लेंगे एक साथ। ओके, चलो आओ देखते हैं। तो बोलूंगा वेट अपान मोलर मास, mm लिख देता हूं मोलर मास को। ओके, फिर लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ गैस अपान 22.5, ये नंबर ऑफ मोल के इक्वल है, तो ठीक है, ये दोनों फार्मूला हम यूज करेंगे एक साथ, तो इनको हटा दो। ओके, अब देखो ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि सबका सेम ही है, सबके लिए सेम होता है। ये भी क्या है, सबके लिए बराबर है, तो वेट बराबर हो गया। अब मैं बोलूंगा, अब इस फार्मूले में क्या आ रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है, देखो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट बोल सकते हो, मोलर मास बोल सकते हो। मॉलिक्यूलर वेट को क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब मैं बोलूंगा क्या, अगर मैं मुझे लिखना हो वॉल्यूम ऑफ, अगर मैं लिखूं वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन का रेशियो किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और वॉल्यूम ऑफ मीथेन के साथ। मीथेन यहाँ पे CH4 लिख देता हूं। तो बताओ वॉल्यूम मॉलिक्यूलर वेट के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना भैया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लिखोगे 1 अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना है बताओ, H2, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। रेशियो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन O2 है, यहाँ पे बताओ वॉल्यूम ऑफ O2 मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मॉलिक्यूलर वेट 32 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन का 32 रेशियो। और मेथेन का कितना होता है, मेथेन का होता है 16। ये आ गया वॉल्यूम का रेशियो, ये क्या आ गया भैया, ये वॉल्यूम का रेशियो आ गया। ओके, इसको ऐसे लिख दो, इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, देखो। ओके, अब देखो कितना हो गया। अब सॉल्व कैसे करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये बेसिक मैथमेटिक्स। अब देखो
इस तरह का कभी भी रेशियो वाला आ जाए तो इनको एक सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग देखते हैं ये जो नीचे दिया गया है, ये जो नीचे है इन सब का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। ये जो भी नीचे दिया गया चीजें है इन सब का एलसीएम ले लो। तो इन सब का एलसीएम कितना आएगा, 32 ही तो आएगा। एलसीएम निकाल ले ना, एलसीएम समझते हो ना, एलसीएम लॉगरिथम, हाँ एलसीएम ऐसे लेते थे ना, एलसीएम बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग लेते थे ऐसे। 2, 32 और 16 सिंपली सबसे ज्यादा डिवाइड करो, पहले 1 हो गया, 2, 16 हो गया और यहाँ पे 8 हो गया, फिर 2 से कर दो तो 1 हो गया, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ऐसे करोगे तो टोटल 32 आएगा। इसको करोगे तो 1 4 2 हो गया, फिर 2 से, तो ऐसे 32 आ जाएगा लास्ट में, ठीक ना। यहाँ पे देखो 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 आ गया, यहाँ फिर 2, तो 1 1 1। तो एलसीएम ये सबका मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल 32 आएगा। तो 32 से मल्टीप्लाई कर दो सब जगह, पूरा 32 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब देखो यहाँ पे 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 32 से मल्टीप्लाई, तो बताओ इसको काटो, ये क्या आ गया, 16 आ गया, इस टू ये रेशियो 1 आ गया और इस टू 2 आ गया। आंसर क्या हो जाना चाहिए, यही हमारा आंसर हो जाना चाहिए क्या, 16:1:2। तो 16:1:2, 25 का जो आंसर हमारा हो जाना चाहिए सी हो जाना चाहिए। ओके चलो 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 26 नंबर क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि इन विच केस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मैक्सिमम। बोल रहा है कि वाटर का मॉलिक्यूल किसमें मैक्सिमम है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये लाइन याद करना, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल किसमें मैक्सिमम है। ओके अब देखो फार्मूला कौन सा लगाओगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है क्या, पहले तो देख लो क्या क्या सब में दिया हुआ है। यहाँ पे हमको क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है। अब वाटर का अगर हमको वॉल्यूम दिया है तो डेंसिटी पता होता है, वेट निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब देखो मास हमको वाटर का निकल जाएगा, क्योंकि डेंसिटी हमेशा क्या होता है 1 ग्राम पर डीएल होता है वाटर का, और वॉल्यूम दिया ही 18 ml, तो मास निकल गया। अब मास निकल जाएगा तो नंबर ऑफ मोल भी, नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी आराम से पता चल जाता है। यहाँ पे देखो वेट दे दिया है, यहाँ पे वॉल्यूम दिया है वाटर का एट वेपर वाले, तो वी वॉल्यूम ऑफ गैस वाला लगाना पड़ेगा फार्मूला, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल दे ही दिया है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता लोगे। देखो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता था, वेट अपॉन मोलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन Na, और इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4। अब देखो अगर नंबर ऑफ मोल दिया है, लास्ट वाला ऑप्शन बता रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ हमको मोल दिया है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर H2O का बताना है तो क्या करेंगे, Na से मल्टीप्लाई कर दो, बस यहाँ पे लिख दो Na, 10⁻³ गुणे Na, लास्ट वाले का देखो आंसर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल और Na, तो इतना Na हो गया। ओके और ये वाला देखो नीचे से सेकंड, तो ये वॉल्यूम दिया है वाटर वेपर का। वाटर वेपर मतलब क्या, अब यहाँ पे H2O वेपर की तरह से है, मतलब गैस की तरह से, तो कौन सा फार्मूला यूज करोगे, ये वाला वॉल्यूम ऑफ गैस। अब इस फार्मूले को देखो, यहाँ पे दिया था वाटर का वॉल्यूम, यहाँ पे लेकिन वाटर है तो ये गैस नहीं है, लिक्विड फेज में है, लेकिन अगर ही वाटर अगर वेपर हो जाए तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम दिया है इतना लीटर दिया है, ओके, और इससे डिवाइड कर दोगे और Na से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये सी वाला ये हो गया, इसको डिवाइड किए और Na से मल्टीप्लाई कर दिए, तो नंबर ऑफ दो यहाँ पे देखो 10⁻³ था, यहाँ पे 10⁻⁴ आया है। ओके ये देखो नंबर ऑफ मोल निकाल लो, नंबर ऑफ मोल, क्योंकि यहाँ पे वेट दिया है, तो वेट दिया है, मोलर मास हम लोग जानते हैं 18 ही होता है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमको निकालना है, Na से मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो वही 18 ये हो गया और Na से मल्टीप्लाई कर दिए तो आ जाएगा इतना। जबकि इसमें देखो 18 ml है तो डेंसिटी दिया है पहले, तो ये सॉरी ml दिया तो डेंसिटी पता ही होता है, और तो वेट पता चल जाएगा, और वेट कितना आएगा देखो, अगर इसका निकालेंगे देखो 18 ml है, मतलब वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी 1 होता है, तो वेट कितना आ गया, ये देखो वैल्यू 1 होता है और ये 18 है, तो वेट कितना आ जाएगा 18 ग्राम आ जाएगा। m का वैल्यू कितना आ जाएगा 18 ग्राम आ जाएगा। ओके 18 ग्राम, तो यहाँ देखो 18/18 Na, यहाँ पे 18 लिख दोगे, यहाँ पे भी 18 और Na यहाँ पे मल्टीप्लाई तो Na क्यों ला रहा है। तो बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर किसमें, यहाँ पे Na है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कहाँ पे होगा, इस वाले में होगा कि इस वाले में होगा कि इस वाले में होगा कि इस वाले में। यहाँ पे देखो 10⁻⁴ माइनस है, यहाँ पे 10⁻⁴ है, ठीक है ना, तो इसमें तो सबसे कम होगा, फिर सेकंड नंबर पे ये कम है, ये थर्ड नंबर पे कम है, मतलब सबसे ज्यादा ये फर्स्ट नंबर का होगा, फिर सेकंड नंबर। अगर ये हमको ऐसे लिखना हो कि बताओ एक सीक्वेंस में लिखो, सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा A में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे या इसी के नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा, फिर B का, फिर C का, फिर
डी का। ओके, तो पूछा क्या है, मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल पूछा है, तो किसमें है, पहला वाला ऑप्शन 26 का हमारा आंसर जो हो जाएगा पहला हो जाएगा। ओके, चलो 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या आया था, कह रहे हैं कि सपोज द एलिमेंट x है और y है और दोनों कंबाइन करते हैं तो दो तरह का कंपाउंड बनाता है, एक XY2 बनाता है और एक X3Y2 बनाता है। व्हेन मोल ऑफ XY2 वेट, अब देखो दिया है, कह रहा है कि जो XY2 है उसका वेट कितना है, इतना ग्राम है, ठीक है ना, और मोल कितना दिया है, इतना दिया है। इसका नंबर ऑफ मतलब XY2 कोई सब्सटेंस है, उसका नंबर ऑफ मोल दे दिया है और वेट भी दे दिया है। इसी तरीके से X3Y2 का मोल दे दिया और उसका वेट कितना है वो भी दे दिया है। तो बताना है एटॉमिक वेट ऑफ X एंड Y। अब बताओ कि कोई भी सब्सटेंस है तो हमको उसका नंबर ऑफ मोल दिया और वेट दिया है, तो हम लोग क्या करते थे, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू तो लिखते थे नंबर ऑफ मोल अपन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट। तो हमको नंबर ऑफ मोल दिया है और वेट दिया है इसका, और ऐसे ही X2Y3 का भी दिया है, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। अब देखो मॉलिक्यूलर वेट, ये फार्मूला लगा दिए, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू इतना। पहले हम लोग किसका देख रहे हैं, X3Y2 का। X3Y2 का देखो तो इसका नंबर ऑफ मोल हमको दिया था 0.05 दिया है। ओके, वेट दिया है देखो 9 ग्राम दिया है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया 9 ग्राम अपान मॉलिक्यूलर वेट। अब बताओ X3Y2 का अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालना होता है, मान लो ऐसे ही लिखा होता H2O, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट मैं क्या लिखता, 2 गुणे H लिखता, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देता, और फिर लिखता ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखो लिखा है 3, यहाँ पे 3 3x लिख दिया। x मतलब क्या है, x का अब एटॉमिक वेट लिखना है, हमको पता करना है। इसी तरीके से y का भी पता करना था, यहाँ पे 2y हो गया, तो वही लिखा हुआ है। अब इसको और सिंपल फॉर्म में देखो क्या है, ठीक ना, इसको देखो, इसको इधर ले गया और यहाँ पे इसको लेते आए, तो देखो इस तरह से हो गया। ओके, और इसको और सिंपली डिवाइड किया है, तो कैसे देखो, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो गया, तो इसको काट दो, 20 25 100 होता है, तो 5 काट गया, 20 यहाँ पे आ गया, तो और 9 ये देखो 180 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन एक हमारा फर्स्ट बन गया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसी तरीके से ये देखो हमारा XY2 है, यहाँ पे 0.1 है, 10 अपन ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल जो दिया गया था XY2 का कितना था, इतना था, और वेट कितना था, इतना ग्राम दिया गया था, और ये मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट x का, और यहाँ पे 1 है तो 1 से कर दो, और प्लस 2y हो गया, देखो 2y। ओके, इतना हो गया। अब इसको और सिंपली हम लोग और सॉल्व करते हैं, तो देखो क्या आता है, ये 0.1 यहीं पे रहने दो, 10 हो गया। देखो इसको इधर ले आते हैं, रुको, x2y को इधर ले आओ और इसको इधर लेके आओ, तो x हो गया प्लस 2y इक्वल टू 10 अपन 0.1, ठीक ना, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई किए तो ये पॉइंट हट गया, अब ठीक ना, ये भी 10 का हट गया, और x प्लस 2y इक्वल टू आ गया 100। अब बताओ यहाँ पे हमको दो इक्वेशन मिल गए। हम लोग फिर से पढ़ते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स में हमको मास्टर पढ़ाता है, हमारा क्या पढ़ाता है भाई, कि इक्वेशन यहाँ पे हमारा ये सेकंड है, इसको चलो फर्स्ट कर देता हूँ, अगर ये सेकंड है तो इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूँ। अब इक्वेशन सॉल्व करने आता है, नहीं आता, चलो मैं बेसिक मैथमेटिक्स बताता हूँ। देखो अब यहाँ पे है 3x प्लस 2y और यहाँ पे 100 है 180, और यहाँ पे है x प्लस 2y। अब देखो यहाँ पे भी 2y है, यहाँ पे भी 2y, दोनों को घटा देते हैं। देखो लिखो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 180, और यहाँ पे x है प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है 100। दोनों को क्या करो, घटाओ, मतलब इस वाले इक्वेशन में से इसको अगर हम लोग घटा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये पूरा कट जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा बताओ, 180 में से 100 जाएगा तो 80 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया 40। अब x का वैल्यू चाहे इस वाले इक्वेशन में रख दो, चाहे इस वाले में रख दो, कहीं पे भी रख दोगे तो आ जाएगा। चलो मैं फर्स्ट वाले में रखता हूँ, तो x इक्वल टू 40 आ गया है, प्लस 2y इक्वल टू 100, 40 को उधर भेज दो, तो 2y इक्वल टू कितना आ गया 60, तो y इक्वल टू कितना आ गया 30 आ गया, तो x इक्वल टू 40 y इक्वल टू 30, x इक्वल टू 40 y इक्वल टू 30, हमारा ए वाला सही हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत होगा तो यार तुम लोग को मेंटोरशिप ग्रुप में आईडी हो तो वहां से पूछ लेना, ठीक है ना, या मेरा व्हाट्सएप नंबर सबको पता है, जिसको नहीं पता होगा ये है 9118922832, यहाँ पे मैसेज कर लेना, या जो हमारा टेलीग्राम चैनल है मेडको आर्यन से, वहां पे ऐड हो जाओ, फिर जो भी प्रॉब्लम होगा तो वहां से कर सकते हो, मेडको आर्यन पीजीआई नाम से है। ओके, तो यार चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 नंबर का क्वेश्चन।
और ये क्वेश्चन यार एक लड़का है हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में, रामू, ये क्वेश्चन पूछा था और ये क्वेश्चन यार इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको अच्छे से देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला है कि इफ एवोगैड्रो नंबर Na इज चेंज फ्रॉम 6.022 गुणे 10 की पावर 23 टू 6.022 गुणे 10 की पावर 20 कर देता है, तो बताओ क्या चेंज हो सकता है। एवोगैड्रो नंबर चेंज कर रहा है। एवोगैड्रो नंबर चेंज मतलब देखो एवोगैड्रो नंबर को, नंबर मतलब क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को चेंज कर रहा है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर यहाँ से यहाँ पे जा रहा है तो पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतना था, ओके, अब इतना हो गया। तो बताओ जो फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल का, वेट अपान मोलर मास इज इक्वल टू क्या होता था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपान Na होता है। अब देखो जब भी ये नंबर चेंज कर रहा है तो बताओ ये चेंज होगा, ये तो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू तो फिक्स होता है, कितना होता है, इतना फिक्स ही होता है ना, 6.023 गुणे 10 की पावर 23 होता है। ये मोलर मास भी चेंज होगा। तो चेंज किस में होता है, अगर नंबर चेंज करोगे तो वेट में चेंज होगा ना, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में। अगर किसी का एटम का नंबर चेंज करो, बताओ अगर मैं बोलूं कि 6.023 गुणे 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल है या एटम है कार्बन का। अगर मैं बोलूं कार्बन एटम का इतना एटम है, कार्बन जो है हमारा एटम, उसके टोटल कितने एटम है, इतने हैं, तो उसका वेट कितना होगा, ये तो बोलोगे 12 ग्राम बोलोगे, ठीक ना। लेकिन इस कार्बन एटम का 12 ग्राम है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर तो यार वही होगा, कितना, 12। एटॉमिक नंबर तो वही लिखोगे, 12 लिखोगे, तो 12 ग्राम लिखोगे। देखो ये मैं बोल रहा हूं कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये क्या है, नंबर ऑफ कार्बन तो एटम है, तो बोलेंगे नंबर ऑफ एटम जो है, नंबर ऑफ एटम अगर इतना है तो उसका जो वेट होगा इतना ही तो होगा। अब बोल रहा है कि वही जो एवोगैड्रो नंबर चाहे बोल दो या इसी को नंबर ऑफ एटम बोल दो, अब इसको चेंज कर रहा है कितना, 6.023 गुणे 10 की पावर 20 कर रहा है, तो बताओ कितना होगा। तो बताओ वेट में चेंजिंग होगा कि नहीं होगा, वेट में तो चेंजिंग होगा, बाकी ये सब चीजें तो कांस्टेंट होगी, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो वेट जो होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं बोल सकता हूँ वेट जो है W, वेट 1 अपान वेट 2 इक्वल टू जो मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है या नंबर ऑफ एटम, दो नंबर ऑफ एटम अगर कार्बन का बोलूं तो पहले कितना था, 6.023 गुणे 10 की पावर 23 था। पूछ रहा अब कितना, ये कितना कर दे रहा है, इतना गुणे 10 की पावर 20 कर दे रहा है। तो वेट बताओ इतने नंबर ऑफ, इस नंबर ऑफ एटम पे वेट कितना था, वेट था भैया, यहाँ पे हटा दो इसको हटा दो, वेट कितना था, वेट था हमारा 12 ग्राम। तो इस पे कितना होगा, इस पे कितना होगा वही पता करना है। तो ये देखो इसको काट दो, ये कट गया तो यहाँ पे आ गया 10 की पावर 3, ये इधर आएगा तो वेट आ गया, और यहाँ पे 12 होगा गुणे 10 की पावर -3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा। ओके, इसको और सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 1.2 गुणे 10 की पावर -3, सॉरी 2 हो जाएगा। समझ में आया। ये कहने का मतलब है इसके कि अगर 1 Na एटम है या 6.023 गुणे 10 की पावर 23 एटम है या 1 मोल एटम है, तो कार्बन जो एटम है ना भैया, उसका वेट कितना होगा, 12 ग्राम होगा। अगर ये जो नंबर ऑफ एटम है या नंबर ऑफ जो मोल होगा, अगर वो कितना हो जाए, एवोगैड्रो नंबर अगर हो जाए इतना, तो बताओ कार्बन एटम का वेट कितना होगा, कार्बन एटम का वेट तब कितना होगा, इतना हो जाएगा। समझ में आया कुछ, ये बोल रहा है। अब ये तुम बता भी सकते हो, यहाँ पे तो बस इतना ही पूछा है, इतना ही बस पूछा था, बताओ किसमें चेंजिंग आएगा। तो किसमें चेंजिंग आएगा, मास जो होता है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में चेंज आएगा। 1 मोल कार्बन एटम में हम लोग देखें तो इसमें चेंजिंग आएगा भैया, बाकी ये सब कोई नहीं। ये तो बोला है कि यूनिट ऑफ ग्राम का जो होता है डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं तो दूसरी तरह से एसआई में मतलब डिफाइन किया जाता है, ये भी नहीं होगा, कंपाउंड के लिए बोला है, और ये किसी केमिकल इक्वेशन के लिए बोला, तो ये सब नहीं होगा, केवल इसी में हमारा पहला वाला आंसर हो जाएगा। ओके, 29 नंबर क्वेश्चन देखो। अभी इसी तरह एक क्वेश्चन हम लोग ऊपर लगा के आए हैं। क्वेश्चन क्या है कि ए मिक्सचर ऑफ गैसेज कंटेन H2O2 गैसेज इन द रेशियो, देखो वेट बाय वेट दिया है, इनका वेट अपान वेट का जो रेशियो दिया है इस कदर दिया है। व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ द 2 गैसेज इन द मिक्सचर। अब हमको पूछा है किसका रेशियो पूछा है, मोलर रेशियो पूछा है, मोलर रेशियो पूछा है। अगर मैं बोलूं वेट किसका,
हाइड्रोजन का H2 और वेट कितना है, वेट H2 का होगा और वेट O2, वेट H2 अपन वेट O2 का जो रेशियो दिया है 1/4 दिया है। ओके A mixture of gases contains H2 and O2 gases in the ratio of inner air. What is the molar ratio of the two gases in the mixture? तो मोलर रेशियो क्या होगा बताओ। मोलर रेशियो पूछा है कि नंबर ऑफ मोल का रेशियो, ये हमारे मोलर रेशियो पूछा है कितना होगा। ओके तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं यार, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये जानते हैं। तो बोला कि मोलर रेशियो, तो ये हमको इसका रेशियो दिया गया है। तो बताओ जो मोलर रेशियो होता है, मोलर रेशियो मतलब क्या, मोल का रेशियो। तो मोल का रेशियो यार कितना आसान है, मोलर रेशियो बोलोगे नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ किसका है, O2 का है। तो बताओ ये हमको वेट दिया है, तो पहले वेट अपॉन वेट ऑफ H2 लिखोगे फार्मूला अपॉन वेट ऑफ O2, यही तो लिखोगे। और जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट किसका हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट जो हो जाएगा O2 का हो जाएगा, अपन मॉलिक्यूलर वेट जो हो जाएगा किसका, H2 का हो जाएगा। किस फार्मूले से आ रहा है भैया, इस वाले फार्मूले से। मोलर रेशियो मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल का रेशियो पूछा है, ये वेट का रेशियो दिया है हमको, ये पता ही होता है, तो इसका रेशियो पूछा है मोलर रेशियो। तो वेट ऑफ H2 कितना दिया, इन दोनों का रेशियो देखो बोला है कि 1:4 है, 1:4 ही दिया है, ठीक ना। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 कितना होता है, यहाँ पे 32 होता है, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2 कितना होगा, हाइड्रोजन का 2 होगा। तो 4 दूना 8 हो गया, 8 चौक का 32, तो 4:1 आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा आंसर। ओके तो हमारे इसका जो आंसर हो जाएगा यार, ये कौन सा नंबर 29 का 4:1, 29 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह से लगाना था। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस इज। अब देखो हैबर प्रोसेस एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या बनाते हैं, अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। याद कर लेना, हैबर प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। ओके अब बोल रहा है क्वेश्चन कि पहले, अब देखो हैबर प्रोसेस बोल दिया, अब हैबर प्रोसेस में हम लोग कौन कौन सा एलिमेंट लेते हैं ताकि अमोनिया बन जाए। तो यहाँ पे याद कर लो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लेते हैं, और यहाँ पे देखो याद कर लो 1:3 रेशियो में, तो बनता है हमको 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। तो 1:3 रेशियो लेंगे, नाइट्रोजन यहाँ पे होगा, हाइड्रोजन याद कर लेना, नाइट्रोजन का 1 रेशियो होता है N2 और हाइड्रोजन का 3 होता है, तो 1:3 रेशियो और 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बनती है, हमारा रिएक्शन हो गया। ओके अब देखो क्या करना है, बोल रहा है कि ये पहले स्टाइक्योमेट्री बताओ। स्टाइक्योमेट्री अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे 1 होता है, जो यही आगे वाला होता है वही 3 होता है, और यहाँ पे 2 है। ओके बोला कि नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया। कह रहा है कि हाइड्रोजन के मोल बताने हैं कितने रिक्वायर्ड होंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना रिक्वायर्ड होगा अगर हमको प्रोड्यूस करना हो 20 मोल ऑफ अमोनिया। 20 मोल, इसका 20 बनाना है, ये 20 बनाना है। तो बताओ, देखो कभी भी जब आ जाए इस तरह का क्वेश्चन, ठीक ना, तो यहाँ पे तो हमको पता नहीं करना है कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। ओके यहाँ पे तो इससे पूछा इसको बनाना, अगर दोनों का मोल दिया होता तो हम लिमिटिंग रिएजेंट पहले पता करते। अगर ये बोला होता कि इसके इतने मोल हैं, इसके इतने मोल हैं, फिर बताओ कितने बनेंगे, ठीक ना, तो पहले पता करते कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। यहाँ पे कुछ ऐसा पता नहीं करना, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया है कि बताओ इसके हाइड्रोजन के कितने मोल से कितना मोल अमोनिया का बनेगा, तो कुछ नहीं करना होता है। तो बोलोगे नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन का कितना रिक्वायर होगा अपान इसका स्टाइक्योमेट्री। इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल कितना इसका अमोनिया का प्रोड्यूस हुआ, 20 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, स्टाइक्योमेट्री 2 है, इसको काट दो, यहाँ पे 10 आ गया, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। हमेशा यही करना, नंबर ऑफ मोल को स्टाइक्योमेट्री से डिवाइड करके दोनों का बैलेंस कर लो, जिसका पूछा दोनों को बराबर करके आंसर लेते आना होता है, ये तरीका हिलाने का, ठीक है ना। तो 30 आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन। अब 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि डेंसिटी ऑफ
2m एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH इज इतना दिया है, ये फार्मूला डायरेक्ट है, ठीक ना। डेंसिटी दिया है इतना, मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज क्या होगी, मोलैलिटी सॉल्यूशन की क्या होगी, अगर मोलर मास दिया हो हमको सोल्यूट का, या हमारा NaOH क्या है, एक सोल्यूट है तो 40 ग्राम दिया गया। अब देखो फार्मूला, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलर मास, सॉरी मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी और 1000 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे ही यहाँ पे 1000 इंटू डेंसिटी और माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। अब सोल्यूट कौन है हमारे, NaOH है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट लिखना है। डेंसिटी दिया ही हुआ है ग्राम पर DL में, इसको रख दो, ये m का वैल्यू दिया है यहाँ पे रख दो। अब यहाँ ठीक ना, इस वाले फार्मूले में रखोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। कमेंट करके बताना आंसर क्या आएगा, इसका आंसर कमेंट करके बताना। सब कुछ रखना है यहाँ पे, ये वैल्यू रख देता हूँ, चलो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तुम लोग लगा के बताना। m का वैल्यू 2 दिया है अपान 1000, इतना हो गया। ओके, यहाँ पे भी 1000 है और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, डेंसिटी कितना 1.28 है, माइनस 2 गुणे 40 हो गया। अब लगा के बता देना भैया, अब लगा के बता देना कितना है। देखो 2000 हो गया और ये हो गया हमारा क्या 1280 माइनस 80। अब तो लगा के बता देना 2000 हो जाएगा अपन ये 1200। अब लगा के बता देना, अब तो बहुत सिंपल कर दिया हूँ। और एक फार्मूला और होता है, ये देखो क्या दिया था हमको, यहाँ पे मोलैलिटी दिया था, अगर दिया होता परसेंटेज बाय वेट और डेंसिटी दिया होता तो इस वाले फार्मूले को लगाते, ठीक है ना। परसेंटेज बाय वेट दिया होता, डेंसिटी दिया ही था, तो इस वाले फार्मूले को लगा के अगर मोलैलिटी निकाल सकते हैं। तो ये दो फार्मूला था, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 32 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल था, और ये जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है इसको हम लोग हीट करने पे ये टूट जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, एंड मैग्नीशियम का ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मैग्नीशियम का ऑक्साइड दोनों प्रोड्यूस करता है। ओके, तो कह रहा है कि मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है वो 8 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है, तो व्हाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो मैग्नीशियम जो कार्बोनेट है उसकी परसेंटेज ऑफ प्योरिटी बतानी है। तो देखो सबसे पहले कह रहा है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट था, इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन रहा है और CO2 बन रहा है। पहले तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसको ध्यान रखो, पूछा है कि परसेंटेज प्योरिटी, याद कर लेना, ये प्योरिटी बोल रहा है, परसेंटेज इम्प्योरिटी नहीं बोल रहा है। अगर कभी पूछ ले परसेंटेज इम्प्योरिटी कितना आएगा, तो परसेंटेज प्योरिटी से क्या करोगे, इम्प्योरिटी को घटा देना भैया, 100 से घटा दोगे। परसेंटेज ऑफ प्योरिटी तुमको पता है जो निकलेगा, मान लो 84 निकला, तो परसेंटेज जो 100% है वहां से घटा दोगे तो परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी आ जाएगा। तो अभी परसेंटेज ऑफ प्योरिटी का ही क्वेश्चंस जो पूछा गया है वो पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना कि क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी। इम्प्योरिटी अलग से कोई फार्मूला नहीं लगाना, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी निकालो और उसी में से घटा दो, तो परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी भी बता ले जाओगे। चलो पहले देखते हैं कि मैग्नीशियम जो कार्बोनेट है भैया ये प्योर नहीं है, ये हमारा प्योर नहीं है, ठीक ना। ये इसकी हमको प्योरिटी पता करनी है कि कितना परसेंट ये प्योर है। तो कैसे पता करेंगे, कह रहा है कि ये मैग्नीशियम कार्बोनेट था, इसको हम लोग हीट किए तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना और CO2 गैस बन के निकल गया। लेकिन जो मैग्नीशियम का कार्बोनेट बन रहा है ये कितना बन रहा है, ये केवल 8 ग्राम बन रहा है। ओके, ये 8 ग्राम बन रहा है। तो इसका एक्चुअल वेट पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि इसका एक्चुअल वेट आखिर क्या होना चाहिए। चलो देखते हैं, स्टाइकियोमेट्री हम लोग लिखेंगे। पहले रिएक्शन बैलेंस कर लो, रिएक्शन बैलेंस हो गया, ये देखो रिएक्शन बैलेंस ही है। स्टाइकियोमेट्री कितना होगा, जो आगे यहाँ पे होता है वही लिखा होता है, तो 1 हो गया इसका, इसका भी 1 हो गया और इसका भी जो यहाँ पे 1 है। ओके, तो नंबर ऑफ मोल अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे देखो हमको किसका वेट पता है, हमको इसका वेट पता है मैग्नीशियम के ऑक्साइड का, मैग्नीशियम के ऑक्साइड का हमको वेट दिया हुआ है, तो इसका वेट निकालना है, इसका वेट निकालना है। तो कैसे निकालोगे, अब इसका वेट हमको अगर दिया हुआ है कितना 8 ग्राम, तो इसका वेट दिया है तो हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल पहले निकालेंगे। तो देखो नंबर ऑफ मोल क्या होगा MgO का, तो इसका वेट दिया अपन मॉलिक्यूलर वेट, तो इसका नंबर ऑफ मोल आ गया। अगर MgO का जो नंबर ऑफ मोल कितना है 1/5 आ रहा है। स्टाइकियोमेट्री देखो, इसकी स्टाइकियोमेट्री 1 है, इसकी स्टाइकियोमेट्री 1 है, मतलब 1 अगर इसका एक खत्म होता है इसका एक बनता है, तो जितना इसका नंबर ऑफ मोल होगा उतना ही इसका नंबर ऑफ मोल होगा। या वही फार्मूला बताया था ना कि नंबर ऑफ मोल, मान लो नंबर ऑफ मोल का फार्मूला बताया था, कैसे लगा देना, नंबर ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम का कार्बोनेट,
मैग्नीशियम कार्बोनेट अपन स्टोइकियोमेट्री 1 हो गया, अपन नंबर ऑफ मोल ऑफ MgO अपन स्टोइकियोमेट्री। अब दोनों का स्टोइकियोमेट्री 1 ही तो कोई दिक्कत नहीं, तो नंबर ऑफ मोल दोनों का बराबर हो जाएगा, वही यहाँ पे है। तो इसके नंबर ऑफ मोल आ गए, इसके नंबर ऑफ मोल देखो हमको पता चल गए, किसके, ये हमारा नंबर ऑफ मोल किसका आ गया भैया, मैग्नीशियम के कार्बोनेट का। अब इसका वेट पता कर लो, एक्चुअल वेट सच में कितना था, इसका वेट देखो पता करोगे तो नंबर ऑफ मोल पता चल गया, तो वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट कर लो। तो ये फार्मूला देखो यहाँ पे लिखा है कि वेट कितना आया, जो वेट आ रहा है MgCO3 का, देखो MgCO3 का जो वेट आ रहा है एक्चुअली वो कितना आएगा, 84/5 आएगा, ठीक ना। अब परसेंटेज ऑफ प्योरिटी इज इक्वल टू होता है एक्चुअल मास ऑफ कंपाउंड, वही एक्चुअल मास ऑफ कंपाउंड जो ये निकला हुआ है, एक्चुअल मास कितना है अपन टोटल मास ऑफ सैंपल। टोटल मास ऑफ सैंपल कितना है, टोटल मास ऑफ सैंपल अपन 100। अब देखो यहां पे तो बोल दिया था 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब ये बताओ जो एक्चुअल मास था कि रियल मास, मतलब ये रियल मास नहीं है, ये तो टोटल मास था सैंपल का, जो 20 ग्राम भैया दिया है, ये 20 ग्राम ये तो टोटल मास था, ये रियल मास नहीं था। रियल मास कौन आया बताओ, रियल मास हमारा ये वाला है, ठीक है ना। अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये 20 नहीं आएगा, 20 से कम ही आएगा, तभी तो ये बन रहा है इतना। और ये CO2 तो ये इम्प्योरिटी है, तो वही बोला है कि जो इम्प्योरिटी था, ठीक ना। तो कितना इम्प्योरिटी था अभी वो तो बाद में चलेगा, पहले प्योरिटी निकाल लेते हैं। तो प्योरिटी ही लेकिन पूछा है क्वेश्चन में, तो परसेंटेज ऑफ प्योरिटी का फॉर्मूला होता है एक्चुअल मास अपन टोटल मास इंटू 100। तो 1/5 हो गया नंबर ऑफ, सॉरी हमको ये निकालना है परसेंटेज ऑफ प्योरिटी। तो एक्चुअल मास कितना है, एक्चुअल मास आया है 84/5, देखो यहाँ पे लिखा हूँ 84/5 हो गया, ओके। और टोटल मास कितना गया 20, तो 20 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई है क्योंकि परसेंटेज ले रहे हैं, तो 20-25 हो गया, देखो ये कट गया। तो कितना परसेंटेज प्योर है, अब बताओ मैं बोलूं कि Mg जो CO3 है भैया वो परसेंटेज प्योरिटी कितनी है, 84% प्योर है, इतना परसेंट ये प्योर है, 84% प्योर है, ओके। अब मैं बोलूं कितना परसेंट इम्प्योर है, तो क्या बताओगे 16% इम्प्योर है, इतना परसेंट प्योर था। तो समझ में आया, कुछ ऐसे लगाना था वाला क्वेश्चन। चलो अभी एक क्वेश्चन और रखा हूं। अब ये 33 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कंटेन कर रहा है 78% कार्बन और रिमेनिंग जो परसेंटेज है वो हाइड्रोजन है। अगर बताओ कोई चीज दो चीजों से मिलकर बना है, तो उसमें जो एक चीज 78% है, दूसरा चीज कितना होगा 100 में से घटा दो तो वो आ जाएगा हमारा दूसरा वाला, वो 22% हो जाएगा। तो एलिमेंट का देखो रेशियो है, कार्बन 78% और हाइड्रोजन 22% है। तो बोला है कि बताओ इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा। अब देखो इंपेरिकल फार्मूला वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैसे लगाओगे, परसेंटेज दिया एलिमेंट का, कार्बन का 78 दिया था तो हाइड्रोजन का मोल दिया नहीं था, तो ये हम घटा लेंगे 100 से, तो इतना आ गया। अब क्या करते हैं, इनका एटॉमिक मास देखते हैं, एटॉमिक मास 12 हो गया, इसका 1 हो गया, ओके। अब क्या करते थे, इसका जो परसेंटेज दिया हो या जो वेट दिया होता है एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देते हैं। देखो एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दिए तो ये दो वैल्यू आ गई। अब इन दो वैल्यू में सबसे जो छोटी वैल्यू होती है, सबसे छोटी वैल्यू बताओ इन दोनों में कौन है, ये वाली है, तो उसी से दोनों को डिवाइड करते हैं, इसको भी उसी से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 6.5 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन जब इसको 6.5 से डिवाइड करेंगे तो 3.33 आ रहा है। अब 3.33 को अभी हम लोग राउंड ऑफ पढ़े थे, राउंड ऑफ कैसे करते हैं ये बताओ, 5 से कम है तो इसको हटा दो तो 1.3 मतलब 1:3 आ गया, मतलब फार्मूला जो बनेगा CH3 बन जाएगा। समझ में आया, CH3 यही हो गया हमारा एम्पेरिकल फार्मूला। अब एक चीज और कैसे कर सकते थे, ये डायरेक्ट इतना तामझाम नहीं करना था, यहाँ पे कार्बन लिखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखते। ये 78% दिया था, ये कितना दिया था 22%, इसके एटॉमिक वेट से ऐसे डिवाइड करते, ठीक है ना, ऐसे करते, क्योंकि एटॉमिक वेट 1 होता है, इसका 12 होता है। अब इसको डिवाइड करते तो आता 6.5 आता और यहाँ पे आता 22। अब इसमें छोटा कौन है, ये है 6.5, तो इसको डिवाइड करते 1 आता और ये 3.33 आता। अब इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये 5 से कम है, तो 1:3 आ गया, यही आता CH3। ओके, इस तरह से करते हैं सूत्र का क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि इन 1 मोलर सोल्यूशन दैट कंटेन, अब देखो यहाँ पे बोला है कि एक मोलल दे दिया है, 1 मोलल, ठीक है ना। यहाँ पे मोलैलिटी, मोलल किसका यूनिट है, मोलैरिटी का, मोलैरिटी का यूनिट होता है मोलल। तो यम का वैल्यू दे दिया कितना 1,
वन मोलल सोल्यूशन दैट कॉन्टेन इतना मोल ऑफ सोल्यूट देयर इज, बताओ। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल दे दिया है, मोलल दे दिया है, मोलर मोलल बोला है, मोलल। अब यहाँ पे बताओ ये मोलैरिटी का यूनिट होता है कि मोलैरिटी का यूनिट होता है? मोलैरिटी का कि मोलैलिटी, MOLALITY, मोलैलिटी, ये बताओ। मत कमेंट करके जल्दी बताना। ये स्मॉल यम है कि कैपिटल एम है? यहाँ पे लिखा है मोलल, ये दिमाग में रखना, मोलल बोला है, मोलर नहीं बोला, मोलर, MOLAR, आर नहीं है, मोलल है। तो ये मोलैलिटी दिया है, मोलैलिटी मतलब स्मॉल एम दिया है, ठीक ना, ये स्मॉल एम दिया है। तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? ग्राम में आएगा पहली बात तो, और वो सॉल्वेंट होगा। ये हमारा आंसर जो आएगा ग्राम में आएगा, और वो क्या होगा? हमारा सॉल्वेंट होगा। तो ये तो दोनों होगा नहीं, पहली बात तो ये दोनों ऐसे ही हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा कि सोल्यूट, सोल्यूट के बारे में पूछा है, तो सोल्यूट जो होगा हमारा, ठीक ना, इतना मोल ऑफ सोल्यूट में पूछा है। तो यहाँ पे पहली बात तो क्या होगा हमारा? सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? ग्राम में पढ़ते हैं, तो ग्राम आएगा, क्योंकि मोलैलिटी के में जो फार्मूला होता था, मोलैलिटी में मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट है, समझे ना, वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है। ओके, और इन केजी होता था, वॉल्यूम में नहीं होता था, लीटर में। तो ये दिया है 1 दिया है, ये दिया है हमारा वैल्यू कितना? 0.5 दिया है। 1 देखो, ये 1 दिया है, नहीं ये 1 दिया और ये 0.5 दिया, इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ गया? इतना आ गया, सिंपल था। ओके, ये मेरे टाइम पे आया था। तो ये सब चीजें थोड़ा पकड़ना पड़ेगा तुमको, ये क्या बोला है, मोलल बोला है कि मोलर बोला है, ये सब चीजें बहुत जल्दी जल्दी जब रहोगे ना तो सिली मिस्टेक हो जाता है, बहुत बार प्रैक्टिस करने के बाद भी, तो बहुत दिमाग से करना पड़ेगा, ध्यान से। 35 नंबर क्वेश्चन देखो, 35 नंबर क्वेश्चन सेम वैसे है जैसे भी एक क्वेश्चन ऊपर हम लोग लगा के आए हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, यह है कि राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन इज। अब बोल रहा है कि बताओ मास ऑफ CO2 कितना प्रोड्यूस होगा, इसका मास बताना है, ठीक है ना, इसका मास कितना प्रोड्यूस होगा ये हमको बताना है। कब? अगर परसेंटेज ऑफ लाइमस्टोन दे दिए हैं हमको, ओके, और बोल रहा है द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20 ग्राम ये दिया है, ये 20 ग्राम है, 20% प्योर भी है, 20 ग्राम है और 20% प्योर भी है। तो बताओ ये कितना मास प्रोड्यूस होगा। ओके, तो देख लो पहले, तो ये हमको दिया है परसेंटेज प्योरिटी दिया है, टोटल मास दिया है, तो एक्चुअल मास हमको CaCO3 का बताओ कितना होगा, इस फार्मूले से हम लोग निकाल लेंगे। चलो, अब फिर उल्टा करवा रहा है सब कुछ, अब फिर उल्टा दे, परसेंटेज प्योरिटी दियो। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ प्योरिटी के दर पे तुमको ये भी दे सकता था भैया, परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी बोल देता कि 80% है, तो परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी दिया होता तो हम लोग क्या करते, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी निकाल लेते हैं 100 में से घटा के, तो 20 आ जाता, फिर इस फार्मूले को यूज कर लेते। ये दिमाग में रखना है तुमको, यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, कोई अलग से परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी का फार्मूला नहीं बताया जाएगा। तो यहाँ पे देखो परसेंटेज ऑफ प्योरिटी 20 हो गया, अपन एक्चुअल मास हमको पता कर लेना है, और टोटल मास हमको दिया ही था 20, तो ये हमारा आ गया एक्चुअल मास 4 ग्राम। मतलब ये बोला तो था कितना है, 20% प्योर है, और टोटल मास कितना है, 20 ग्राम है। तो कितना परसेंट प्योर होता, अगर 100% प्योर होता तो मास कुछ अलग होता, ठीक ना, लेकिन 100% प्योर है नहीं, प्योर 20% है, तो इसका मास भी तो इससे कम ही होगा, और वो कितना होगा ये निकाल लिया हम लोग, 4 ग्राम। 4 ग्राम मतलब था 4 ग्राम था, ये एक्चुअली 4 ही ग्राम था, एक्चुअल जो मतलब है प्योर। तो 4 ग्राम प्योरिटी आ गई, तो नंबर ऑफ मोल निकाल लो, तो नंबर ऑफ मोल लिखोगे तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, अभी हम लोग बता चुके थे, एक नेक्स्ट पहला वाला क्वेश्चन आया था कि CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट याद कर लेना कितना होता है, 100 होता है। तो इसको सॉल्व करने के बाद नंबर ऑफ मोल आ गया। अब देखो लगाते हैं क्वेश्चन, कह रहा है कि ये हमारा CaCO3 था और इसको हीट कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है प्लस CO2 बन रहा है। ओके, अब देखो CaCO3 जो है इसका स्टोइकियोमेट्री, अब देखो रिएक्शन बैलेंस्ड है, स्टोइकियोमेट्री इसका जो 1 होता है आगे का वही यहाँ पे आ जाएगा, स्टोइकियोमेट्री सबका 1 है। अब हमको नंबर ऑफ मोल इसका पता है कितना है, नंबर ऑफ मोल देखो यहाँ से निकाले हैं, तो इसका अगर नंबर ऑफ मोल इतना है तो इसका भी नंबर ऑफ मोल उतना ही होगा, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री जब सेम होता है तो इतना ही होगा,
क्यों? क्योंकि फिर से वही फार्मूला लगाओ कि नंबर ऑफ मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री, तो इसका तो 0.4 हो गया, देखो इसका 0.4 अपॉन स्टोइकियोमेट्री 1 हो गया, इसका पता करना नंबर ऑफ मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री 1 हो गया, तो देखो दोनों का नंबर ऑफ मोल भी बराबर हो गया, तो नंबर ऑफ मोल बराबर हो गए। अब नंबर ऑफ मोल इसको हमको पता चल गया, तो वेट आराम से निकाल लेंगे कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो देखो इतना आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन यार इंपॉर्टेंट है, अगर मतलब आ गया तो ये थोड़ा कंपटीशन बढ़ा देता है, ठीक है ना, बच्चों के बीच में। सबको मतलब ये वाला नहीं आता, जो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाता है वही कर पाता, नहीं तो फिर कंफ्यूज होकर निकल लेता है। 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज ट्रीटेड विथ 25 ml ऑफ इतना MHCl सॉल्यूशन, द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड टू द इक्वल। देखो 2024 में क्वेश्चन आया था, 2024 में आया था। अब देखो ये लिमिटिंग रेंज की तरह से बेस है क्वेश्चन, कह रहा है कि 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो ट्रीट किया गया है इतना ml ऑफ, और ये मोलैरिटी दिया हुआ है इस सॉल्यूशन का, तो बताना है कि मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट जो अनरिएक्टेड है। ओके चलो, पहले तो हमको दिया है कि 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, चलो नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो रिएक्शन होता है, क्या होता है कि हमारा ये सोडियम का हाइड्रोक्साइड है, और ये रिएक्शन किससे कर रहा है, ये रिएक्शन कर रहा है ये हमारे HCl से। अब बताओ ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जब HCl से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा प्लस H2O बनेगा, यही तो बनेगा। ओके, तो स्टोइकियोमेट्री बताओ पहले, ये रिएक्शन पहले बताओ बैलेंस है कि नहीं, ये रिएक्शन बैलेंस है, तो वहां पे हम लोग स्टोइकियोमेट्री पढ़ते हैं, जो रिएक्शन बैलेंस होता है वहीं पे स्टोइकियोमेट्री पढ़ते हैं। बताओ यहाँ पे 1 है इसलिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 है, कुछ नहीं है तो 1 ही है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 ही है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, स्टोइकियोमेट्री हो गया। अब अगर जितना इसके नंबर ऑफ मोल रिएक्ट करेंगे उतना ही नंबर ऑफ मोल इसके भी रिएक्ट करेंगे, इसके उतने बनेंगे उतने ही इसके बनेंगे, तो बताओ नंबर ऑफ मोल NaOH का कितना होगा, इसका वेट दिया था अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो इसका नंबर ऑफ मोल आ गया इतना, NaOH का जो मॉलिक्यूलर वेट आया 0.025 आ गया, 0.025 आ गया। अब HCl के नंबर ऑफ मोल निकालो, HCl का अगर नंबर ऑफ मोल निकालना है तो देखो यहाँ पे हमको वैल्यूम दिया है और यम का वैल्यू दिया है, तो हम लोग फार्मूला पढ़े होते हैं कि नंबर मोलैरिटी यम इज इक्वल टू, फार्मूला पढ़े हैं देखो यहाँ पे कि नंबर ऑफ मोल अगर हमको निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल अगर हमको निकालना है तो अगर हमको मोलैरिटी दिया हो, मोलैरिटी कितना 0.75, देखो 0.75 हो गया, और वैल्यूम जो दिया है ml में 25 दिया हुआ है, और 1000 से डिवाइड कर दो तो वही क्या है, देखो यहाँ पे 0.75 25 गुणे 1000, तो वैल्यू कितना आ गया इतना, कितना आ गया यहाँ पे रख लो 0.01875। अब बताओ भैया कि यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, जो पहले खत्म हो जाए, क्योंकि जितना इसका स्टोइकियोमेट्री है उतना इसका भी है, मतलब अगर ये बताओ वैल्यू कौन ज्यादा है, पहले तो ये हमारा ज्यादा है और ये हमारा कम है, देखो ये हमारा कम है, तो ये इसका पूरा खत्म हो जाएगा तब भी इसका कुछ बचेगा, ठीक ना। तो इधर कितना बनेगा, पहले तो ये इतना बन जाएगा, इधर ये भी उतना ही बनेगा, ये भी हमारा कितना बनेगा उतना ही सेम बनेगा, ये वाला भी, दोनों सेम बनेंगे। ओके, अब ये इधर कितना बचेगा, अब बताया था ना कि दोनों का नाम ये स्टोइकियोमेट्री सेम है, तो मतलब जितना इसका रिएक्ट करता है इतना ही इसका भी रिएक्ट करेगा, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री दोनों का सेम है। तो अब जब इसका भी इतना ही खत्म होगा, कितना 0.25 में से इतना खत्म हो जाएगा, तो बताओ इसका भी इतना ही खत्म हुआ तो कितना बचेगा, अब यहाँ पे घटा लो 0.25 में से हमको घटा लेना है 0.01875, ये घटा के आंसर बताना तुम लोग कमेंट करके, इसका आंसर कमेंट करके बताना क्या आएगा। ओके, इसका आंसर कमेंट करके बताना तुम लोग भाई। ओके, इसका आंसर कमेंट करके बता देना क्या आएगा। चलो घटा देते हैं, 10 में से 5 गया 5 हो गया, यहाँ पे कितना बचा, अब यहाँ पे बताओ 9 बचा, 9 में से 7 गया 2 हो गया, और यहाँ पे 14 में से 8 गया तो 6 हो जाएगा। ओके, और ये तो चला गया है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0, तो 00625 ऐसे आ रहा है, हाँ वही 625, ऐसा कोई ऑप्शन है।
द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड। अब मास निकालना है, तो ये क्या आ गया, अभी ये नंबर ऑफ मोल आया है, ये नंबर ऑफ क्या है भैया, मोल आया है। ये सब क्या थे, नंबर ऑफ मोल ही तो थे। नंबर ऑफ मोल देखो, इसे कितना आ गया 0.00625, ये हमारे अनरिएक्टेड है, तो मास बोला है। तो नंबर ऑफ मोल अगर हमको पता चल गया है, नंबर ऑफ मोल पता चल गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो हमको वेट पूछा, मॉलिक्यूलर वेट मतलब 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। इसमें क्या करो, 40 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो यार चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 37 नंबर क्वेश्चन। और इस तरह का क्वेश्चन अभी मैंने करा चुका है, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं। बोल रहा है कि कंपाउंड एक्स है जो कंटेन करता है 32% ऑफ ए। कंपाउंड एक्स है लेकिन उसका 32% ए है, 20% बी है और बाकी परसेंटेज सी है। देन बताना है एम्पिरिकल फार्मूला। अब चलो एक्स का, तो बताओ ए जो दिया है यहाँ पे, बी दिया है हमको और सी दिया है। ओके, कितना परसेंट ए दिया है हमारा, 32% बोला है। देखो ए बोला 32%, ये 20 हो गया, तो बाकी जो बचेगा अब बताओ कितना हो जाएगा, 48% हो जाएगा। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास देखो दिया है, ए का 64 दिया है, बी का कितना दिया है 40 दिया है और सी का 32 दिया है। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल बताओ। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल अगर हम लोग देखें तो 32 को 64 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 20 को 40 से डिवाइड कर दो और ये 48 को 32 से डिवाइड कर दो। अब अगर इसको डिवाइड करोगे तो 32 में 64 1/2 आ गया और इसको डिवाइड करोगे तो 1/2 आ गया और 16 दूना 32 होगा, 16 तिया 48। ओके, ये बताओ कि 3/2 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है। 1/2 बड़ा है ना भैया, ये कौन बड़ा है, 1/2 बड़ा है कि 3/2 बड़ा है, तो 3/2। तो ये कितना आएगा 0.5 आएगा, ये भी 0.5 आएगा और ये हमारा होगा 1.5। अब इसको सबको 0.5 से डिवाइड करोगे, 0.5 से ये भी डिवाइड कर दो, 0.5 से इसको भी डिवाइड कर दो और 0.5 से इसको भी डिवाइड कर दो, तो ये हमारा हो गया 1 1 और ये हमारा हो गया 3। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो भी आ गया, 1 1 3 आ गया। तो ए बी सी 3 यही आंसर हो जाना चाहिए। ए बी सी 3 कोई आंसर है ऐसे 37 का, देखो 37 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, ए बी सी 3। ओके, हमारा यही आंसर हो गया ए बी सी 3, 33 नंबर का। 38 नंबर क्वेश्चन देखो, 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, असर्शन और रीजन है। कह रहे हैं कि मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। मोलैलिटी बोल रहा है, मोलैलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बोला रीजन कि मास इज अफेक्टेड विथ टेम्परेचर। बताओ, कह रहा है कि मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। ये तो सही है कि मोलैलिटी जो होती है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती। कौन कौन, देखो पहले तो यार लोग कंसंट्रेशन टर्म कौन कौन है, ये सब कंसंट्रेशन टर्म है, ये जितने भी यहाँ पे भैया दिया गया है ये सब कंसंट्रेशन टर्म है, ये भी कंसंट्रेशन टर्म है, ये सब कंसंट्रेशन टर्म है। तो वही कंसंट्रेशन टर्म जो होगा टेम्परेचर से चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज करने पे जो जिसमें क्या है वॉल्यूम है, जिसमें क्या है वॉल्यूम, जैसे ये देखो कंसंट्रेशन टर्म है तो वॉल्यूम परसेंटेज जो होगा टेम्परेचर से अफेक्टेड होगा, मास बाय वॉल्यूम ये भी होगा, ये नहीं होगा। ये क्या हमारी मोलैरिटी है तो ये भी होगी, ये नहीं होगी, ये नॉर्मेलिटी है ये भी होगी। तो जिसमें भी वॉल्यूम है, ठीक ना, वो टेम्परेचर से अफेक्ट होंगे, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि तो लिखा है यहाँ पे मोलैलिटी, तो सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करोगे तो उसकी मोलैलिटी चेंज नहीं होती है। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मास इज अफेक्टेड विथ टेम्परेचर, ये गलत है, यहाँ पे लिखना चाहिए था वॉल्यूम इज अफेक्टेड विथ टेम्परेचर, इसलिए क्योंकि इसमें मास आता है तो मास को अफेक्ट नहीं होता है, तो इसलिए ये तो गलत है लेकिन ये सही है। तो असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत हो गया, मास नहीं अफेक्टेड होता है, वॉल्यूम अफेक्टेड होता है। ओके, तो देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि ये एनसीईआरटी की लाइन है, मोलैरिटी ऑफ ए सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। यहाँ पे देखो मोलैरिटी लिखा है क्योंकि उसके पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ओके, इसी तरह से लिखा कि मोलैरिटी जो होती है नॉट डिपेंड विथ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते। देखो वही लाइन लिखा है कि डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर, वही डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर पे। क्यों,
क्योंकि जो मास है वो टेम्परेचर से अफेक्टेड ही नहीं होता, अनअफेक्टेड होता है। 39 क्वेश्चन नंबर देखो, 39 क्वेश्चन नंबर क्या है कि इतना ग्राम दिया है KClO3 का, जब इसको हीट किया जाता है तो इतना ग्राम O2 प्रोड्यूस होता है और इतना ग्राम KCl प्रोड्यूस होता है। तो बताना है कि ये किसको इलस्ट्रेट कर रहा है। बताओ, कोई चीज इतना था, ठीक ना, अब जब इसको हीट करो तो ये टूटता है KCl में और O2 में। तो बताओ ये किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, यहाँ पे देखोगे जितना मास इधर है उतना ही इधर है, तो मास कांस्टेंट वही लिखा है। अब देखो जो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है जो एनसीईआरटी में लिखा है वो पहले किसने दिया था, तो एंटोनी लेवेजियर ने दिया था 1789 में, ये ध्यान रखना। और बोला है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या होता है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन में बोला जाता है कि मास को ना तो हम लोग बना सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड। याद कर लेना, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन यही है कि जैसे लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पढ़े हो ना, तो ना तो ऊर्जा को हम लोग बना सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं। इसी तरह से होता है मास, ना तो हम लोग मास को बना सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं, ठीक ना, ये लिखा हुआ है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो नहीं करता, ये एक्सेप्शन है, याद कर लेना। क्योंकि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं वो मास एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं। ओके, 40 नंबर क्वेश्चन देखो, बोला कि प्राउस्ट जो था एक साइंटिस्ट था, उसने वर्क किया 2 सैंपल ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट, वन ऑफ विच वाज नेचुरल ओरिजिन एंड अदर वाज सिंथेटिक ओरिजिन। तो बताओ कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन इट वाज सेम फॉर द बोथ सैंपल। और बताओ ये किसको बताता है, अब ये जो रूल दिया गया है ये किसके लिए है, बताओ। दिस लॉ इज इन फेवर ऑफ एबव। अब देखो कुछ नहीं, ये सब तो बकवास दिया था, तुमको बस यही याद होता है कि प्राउस्ट ने कौन सा लॉ दिया था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया था कि गैलुसैग ने दिया था, योगेंद्र की लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन। तो कौन सा दिया था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ने दिया था कि डिफरेंट प्रोपोर्शन दिया था प्राउस्ट। तो देखो लिखा है कि जोसेफ प्राउस्ट जो थे इन्होंने डिफाइन किया था लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। जोसेफ प्राउस्ट क्या दिए थे, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन को दिए थे, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन हो जाएगा, ठीक ना। अब ये क्या होता है, देखो जोसेफ प्राउस्ट ने तो दिया था लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, ये क्या होता है मैं बताता हूँ। ये बोले हैं कि मान लो कोई कंपाउंड है, जैसे हमारा H2O हो गया, ठीक ना। अब H2O का कोई भी सोर्स हो, H2O का कोई भी सोर्स ले लो, मान लो मैं समुद्र से लूं या नदी से लूं या नल से लूं, तो जो H2O है बताओ कि H2O का फार्मूला कोई चेंज होगा, वो तो पानी जो होगा H2O तो हो ही होगा, चेंजिंग तो होगा नहीं। तो वही बोल रहे थे यहाँ पे, प्राउस्ट ने बोला कि कंपाउंड ऑलवेज कॉन्टेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ द एलिमेंट बाय वेट। वेट के थ्रू जो उनका प्रपोर्शन होता है वो सेम होता है, चाहे वो जो सा सोर्स हो, कोई भी सोर्स हो सकता है, चाहे नेचुरल हो चाहे सिंथेटिक हो, अगर वो सेम कंपाउंड है तो उनका जो वेट का प्रपोर्शन होगा भैया, वेट का प्रपोर्शन होगा वो सेम होगा। इस लाइन को याद कर लेना, सेम प्रपोर्शन किसका, वेट का, सेम प्रपोर्शन बाय वेट, याद कर लेना, बाय वेट बोले हैं, ठीक ना। वही बोल रहे हैं कि इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन को ही बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। कंपोजिशन इनका सेम रहेगा। H2O का कंपोजिशन क्या है, हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होंगे और इसी रेशियो में होगा, ये फार्मूला चेंज नहीं होगा चाहे जो भी सोर्स हो पानी का, ठीक है ना। ये देखो लिखा है, ये थोड़ा सा ये जो दिया है यहाँ पे थोड़ा सा गलत दे दिया है, ठीक है ना। जहाँ पे ये जहाँ पे परसेंटेज ऑफ O2 लिखा है, परसेंटेज ऑफ CO2 दोनों एक दूसरे के एक्सचेंज हो गए हैं, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे का एक्सचेंज हो गए। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन पे यहाँ पे 9.74 है, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन पे इतना चाहिए, तो थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक ना। तो ये वाला वैल्यू सही है, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग टाइप का शायद हो गया है। ओके, तो ये लॉ हमारा डिफरेंट प्रोपोर्शन हो गया। और किसने दिया था, प्राउस्ट ने दिया था। अभी इसका मैट्रिक बता दूंगा किसने कौन सा लॉ दिया था। देखो इसका भी एक्सेप्शन है, क्या, लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन जो है, या लॉ ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन, इसका एक्सेप्शन क्या होते हैं, जो आइसोटोप्स होते हैं। अब आइसोटोप्स ही एक्सेप्शन है। कैसे, देखो ये CO2 जो है यहाँ पे 12 है और यहाँ पे CO2 का जो है यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पे देखो जो वेट का जो रेशियो है या जो वेट का प्रोपोर्शन है यहाँ पे अलग अलग है डिफरेंट सोर्स से, ये हमारा आइसोटोप हो गया ना, आइसोटोप वाले हो गए। 41 नंबर क्वेश्चन देखो, ये जो कह रहे हैं कि द पेयर विच इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, बताओ इसमें से कौन सा है जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को इलस्ट्रेट करता है। अब देखो यहाँ पे भी इसका भी आंसर वहां पे गलत दिया है, ठीक है, इसका आंसर हमारा सी वाला होगा। ये क्या होता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, ये किसने दिया था, पहले ये देख लो। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो दिए थे वो
डाल्टन ने दिया था 1893 में दिया था। अब क्या था ये, कह रहे हैं कि इनके अनुसार अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डाल्टन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन अकॉर्डिंग टू डाल्टन, टू एलिमेंट जब कंबाइन करके बनाते हैं एक कंपाउंड, देखो बोले हैं कि टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। ओके, कह रहे हैं कि दो एलिमेंट जब कंबाइन करते हैं तो एक से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो masses of one element that combine with the a fixed mass of other element are in the ratio of small whole number। तो जो रेशियो होता है एक स्मॉल होल नंबर होता है। इसमें मतलब कह रहे हैं, जैसे ये देखो यहाँ पे कार्बन था और एक ऑक्सीजन, अब यही दोनों एलिमेंट फिर से कंबाइन करते हैं तो CO2 बना रहे हैं। इसी तरह देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, अब ये जो है डिफिनेट रेशियो है, लेकिन एक ये जो रेशियो होगा एक सिंपल रेशियो होगा। देखो बोले हैं कि एक होल नंबर का रेशियो होता है और सेम टाइप के, देखो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल प्रोपोर्शन है, ये सब एक दूसरे के मल्टीपल प्रोपोर्शन है, याद कर लेना N2O। तो इसमें दोनों स्पीसीज सेम टाइप के होने चाहिए, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया हमारा सी वाला आंसर। अब इसमें याद करने वाली क्या बात है, ट्रिक देखो, ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कितने, देखो ये हमारा MU मुंडा। ट्रिक क्या है पहले तो याद कर लो, मुंडा सीपी एक इंसान है, कुछ भी मान सकते हो, चंदन पांडे मेरे एक सीनियर है। तो मुंडा मतलब क्या, इंसान शायद बोलते हैं, बोलते ना ये मुंडा कमाल का, गाना सुने होगे, मुंडा है कमाल का, तो एक गाना सुने होगे मुंडा है कमाल का। तो मुंडा कौन है, सीपी है। मुंडा कौन है, सीपी। और क्या पहनता है, माला। मुंडा सीपी क्या पहन रहा है, माला पहन रहा है, ठीक ना। अब ये ट्रिक क्या था कि MU मतलब क्या, मल्टीपल प्रपोर्शन। MU मतलब क्या, मल्टीपल प्रपोर्शन। डा मतलब क्या, डाल्टन। तुम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था 1803 में। मुंडा सीपी मतलब क्या, कांस्टेंट प्रपोर्शन। कांस्टेंट प्रपोर्शन किसने दिया, प्राउस्ट ने दिया था। कांस्टेंट प्रपोर्शन या कंपोजिशन किसने दिया था, कांस्टेंट कंपोजिशन या प्रपोर्शन किसने दिया था, प्राउस्ट ने दिया था। पी फॉर प्राउस्ट हो गया। माला माला मतलब क्या, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। और लेवोइजियर, लॉ मतलब क्या, लेवोइजियर ने दिया था। बस यही था ट्रिक। ओके, 42 नंबर क्वेश्चन देखो। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हीमोग्लोबिन कंटेंस इतना परसेंटेज ऑफ आयरन। कह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन जो हम लोग के बॉडी में होता है उसमें आयरन इतना परसेंट था बाय वेट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन जो है इतना दिया हुआ है। द नंबर ऑफ आयरन एटम कितना प्रेजेंट होगा इन वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। एक मॉलिक्यूल ऑफ अगर हीमोग्लोबिन ले लें तो उसमें नंबर ऑफ आयरन एटम बताना, अगर एटॉमिक वेट इतना है, देखो परसेंटेज इतना दे दिया है तो परसेंटेज बाय वेट हमको दिया हुआ है। एटॉमिसिटी पूछी हुई है, एटॉमिसिटी नंबर ऑफ आयरन एटम पूछा है, एटॉमिसिटी पूछी है। एटॉमिक वेट कितना है, 56 दिया है। मॉलिक्यूलर वेट हमको इतना दिया हुआ है, तो बताना है हमको क्या, एटॉमिसिटी। चलो सब वैल्यू रख देते हैं, चलो वैल्यू रखते हैं 0.334। देखो यहाँ पे लिखो 0.334 अपान एटॉमिसिटी, ये निकालना है। 56 दिया है, मॉलिक्यूलर वेट भी हमको दिया है 67200 और यहाँ पे भी 100 है, तो इसको डिवाइड कर दो। ओके, इसको और सॉल्व करोगे तो ये कितना हो गया, 0.334 गुणे 672 अपान में 56 इज इक्वल टू ए। इसको सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा। ओके, इसका आंसर कमेंट करके बताना। 43 नंबर का क्वेश्चन, और ये आया था हमारे नीट 2025 में। नीट 2025 में वाला क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था, बताना था कि अमंग द फॉलोइंग चूज द वन व्हिच हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम। अब बताओ, बताना है किसके पास इक्वल नंबर ऑफ एटम है। कुछ नहीं करना था भैया, किसके पास इक्वल नंबर ऑफ एटम है यही बताना था, सिंपल सा। तो बताओ इक्वल नंबर ऑफ एटम अगर हमको पता करना है कि Na2CO3 है, उसका वेट इतना है, बताओ इसके सबके पास इक्वल नंबर ऑफ एटम किसके किसके पास है। तो चलो पहले इसका हम लोग, हमको वेट दिया है, मॉलिक्यूलर वेट पता है, तो सबका हमको पहले नंबर ऑफ मोल पता चल गया। नंबर ऑफ मोल पता चल गया हमको, वेट अपान इसको काट दो तो कितना आ गया, 2 आ गया। नंबर ऑफ मोल पता चल गया, नंबर ऑफ मोल पता चल गया इसका 2 है। अब इसमें बताओ टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं। इसमें बताओ 2 एटम सोडियम के हैं, 2 एटम सोडियम के हैं, 1 एटम कार्बन का है, 3 एटम ऑक्सीजन का है। तो बताओ 3 1 4 2 6, तो 6 यहाँ पे देखो टोटल मोल तो 2 आया था, ठीक है ना, और यहाँ पे 2 मोल है, और यहाँ पे टोटल इस कंपाउंड में टोटल एटम कितने हैं, 6, तो 12 मोल एटम है। इसके पास कितने मोल एटम है, 12 मोल एटम है, 12 मोल
एटम है, 12 मोल मतलब क्या 12 Na है, ठीक है, क्योंकि 2 तो पहले से आया था। इसी तरीके इसका देखो इतना दिया है, इसका एटॉमिक मोलर मास इतना दिया है, इसको 62 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, देखो शायद 4 आएगा। देखो यहाँ पे किया हुआ है ये, इसको ये 6, तुम सोचोगे कि ये जो सोल्यूशन दिया है यहाँ पे 6 क्यों लिखा, वही 6 है, कितना एटम है जो मैं जोड़ के बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये 6 आया था, ये 3 आ रहा है, तो देखो 3 आएगा, ठीक ना। इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, ये 4 आएगा, 3 या 12 वही 12 Na भी आ गया। और ऐसे इसका भी देखो यहाँ पे 2 ही है, 2 1 3, 1 2 3 है, 3 है ना, 40 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, और यहाँ पे 3 त्रिका 9 हो जाएगा, तो ये 9 आ जाएगा। देखो 40, अच्छा सॉरी, हमको लगा 3 आएगा, ये डिवाइड करने पे कितना आएगा, 4 से 24, 6 त्रिक 18 आ जाएगा, 6 आएगा, हमको लगा 3 आएगा, हमको लगा 120 है। यही देखो सब स्लिम मिस्टेक होता है यार, हम 120 ध्यान देके चल रहे थे, तब भी नहीं करता, पता नहीं कैसे कैलकुलेशन किए, इसको मैं 3 दिमाग में ले लेते, 3 तिकोनों कर रहा था। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा दिमाग में ध्यान रखना, वैसे तो इक्वल नहीं होता, मेरे कैलकुलेशन तो बच जाता मैं, क्योंकि हमें पूछा था किसका इक्वल है, तो मेरे तो 9 आ रहा था, लेकिन कैलकुलेशन यार गलती मत करना, ठीक है ना यार। मैं खुद गलती किया हूँ नीट एग्जाम में, ठीक है ना, नीट के एग्जाम में गलती किया हूँ, और बायोलॉजी में इतना सिंपल किया था, तो ये सब गलतियां थोड़ा बचाओ, ओके, ध्यान से करना होता, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हारा प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, इसलिए गलती होगा। कभी कभी क्या होता है कि तुम्हारा दिमाग कहाँ पे लगा रहे हो, तुम क्वेश्चन समय तुम दिमाग लगा रहे हो नहीं, ठीक ना। तो जब क्वेश्चन करो तो दिमाग उसी पे कंसंट्रेट, जिस क्वेश्चन को करे उसी पे कंसंट्रेट होना चाहिए। मेरा दिमाग कहीं और चला है, क्योंकि ये खत्म होने वाला था, यही लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में गया था, इसलिए मेरा दिमाग कहीं और चल रहा है, बस इसलिए गलती होगी। तो दिमाग वहीं पे कंसंट्रेट होकर करो। ये क्वेश्चन करो, देखो डी वाला, तो यहाँ पे दो ही एटम होगा, ये 2 हो गया, और इसका वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, तो यहाँ पे करोगे 2 छक्का 12, 6 गया 2 12 है, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसका देखो वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ पे 3 है, तो वेट हो गया और अपान मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे 3 है, तो इसको काट दो तो 15 आ रहा है। तो यही 3 है, ए बी डी हो जाएगा हमारा, A B D, तो दूसरा आंसर हो जाएगा। तो यार इतने हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चंस को भैया मैं बोलूंगा खूब तगड़े से तैयार कर लेना, ठीक ना। मोल तैयार हो गया, देखो मोल से इस बार 2 क्वेश्चन पूछा गया था, और 24 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जो तुम छोड़ के जा सकते हो। केमिस्ट्री में सब जगह से क्वेश्चन कम से कम 1 तो आ ही रहा है, 2 3 क्वेश्चन भी आ जा रहा है, तो अच्छे से तैयार करते चलो। इसके बाद मैं कराऊंगा रिडॉक्स के क्वेश्चन, ओके। इतना जितना करा दिया हूं इसको अच्छे से तैयार कर लो, 1-2 दिन में PDF भेज दूंगा रिडॉक्स का, तो उसको देख लेना। और चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।